तो चलिए बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज क्या होता है। फिजिक्स में इससे आसान टॉपिक आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं फेज हम किसे कहते हैं। तो हम दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर करेंगे। वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही तरह का होगा, लेकिन हम रिप्रेजेंट करेंगे एक को कोसाइन फंक्शन से, दूसरे को साइन फंक्शन से। और दोनों ही तरीके से हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उन दोनों ही तरीके से हम देखेंगे कि फेज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए कोसाइन फंक्शन से समझने का कोशिश करते हैं। वैसे साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करें या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसा ही होने वाला है। सिर्फ हम अपना इनिशियल रेफरेंस पॉइंट जो होता है उसे हम बदल लेते हैं साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन में, इन सिंपल टर्म्स। आगे चल के जब आप इस फेज के बारे में जानेंगे और उसे इंसर्ट करना सीख जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे किसी भी तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, चाहे हमारा कोई भी इनिशियल रेफरेंस पॉइंट हो, हम कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं। तो वो तो बाद की बात है। फिलहाल चलिए कंसंट्रेट करते हैं फेज क्या होता है। तो प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हमारे कि कोसाइन फंक्शन को अगर हम यूज करेंगे तो हम मानेंगे कि इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो टाइम यहां पर टाइम जो है इनिशियली ये 0 है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी, हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट करेंगे, तब जाके फेज को बेहतर समझ पाएंगे। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा और उसी का प्रोजेक्शन होगा इस डायमीटर पे। जो प्रोजेक्शन होगा वही होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस पे इस पे बात किया है। तो इस सर्कुलर मोशन का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। दैट मीन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप ये जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फिर आप इसे इस सर्कुलर मोशन में देखें, जो कि ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। मान ले कि टी सेकंड बाद, टी समय बाद ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यहां तक पहुंच गया। सो हियर टाइम इज इक्वल टू टी। इसका मतलब वही 0 से t सेकंड के बीच ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कहां तक पहुंचेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा इस डायमीटर में, और फिर देखें यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट होगा यहां पर। और इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। और साइन फंक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हम साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चलिए उससे पहले हम जो इस डिस्प्लेसमेंट को, ये जो मीन पोजीशन है ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। उसी तरह से अगर हम इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं साइन फंक्शन से, तो हमारा इनिशियल रेफरेंस पॉइंट ये होता है, हम मानते हैं कि मीन पोजीशन में ऑब्जेक्ट अभी है, यहां से हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। दैट मीन यहां टाइम इज इक्वल टू 0। वैसे ये एग्जैक्टली सही नहीं है, आप कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें कर सकते हैं, इसे मोल्ड कर सकते हैं, पर मैं अभी फिलहाल चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो फिलहाल तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलेंगे कि यहां पर टाइम इज इक्वल टू 0। चीजों को सिंपल रखेंगे, अभी आगे चल के और भी कॉम्प्लेक्स चीजें देखेंगे हम। दैट मीन सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट यहां पर है, जिसका की प्रोजेक्शन हमें यहां मीन पोजिशन में दिख रहा है, और इसका जो मोशन हो रहा है अभी, इसका मोशन अभी इस डायरेक्शन में है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है। हम इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहां पर देख रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। आफ्टर सम टाइम, हम कुछ देर बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच गया है। तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहां पर दिखेगा, हमें दिखेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट यहां पर इस जगह पे, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट x, तो हम इस x को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए अब आते हैं फेज के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले इस कोसाइन फंक्शन वाला फिगर को देखें, दैट मीन इस फिगर को। तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में मान ले सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ये ऑब्जेक्ट जो यहां पर है वो किसका प्रोजेक्शन है, इस सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा। सो इसी को अगर प्रोजेक्ट करें तो आप उस पॉइंट तक पहुंचेंगे, यहां तक। तो फिर ये जो फेज होगा इस जगह पे, इस ऑब्जेक्ट का जो फेज है
उसे हम कहते हैं कि ये इस पॉइंट के साथ, स्पेसिफिक इस पॉइंट के साथ, चूंकि हम कोसाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के साथ जितना एंगल बनाएगा, तो यहां पर ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो सबटेंडेड एंगल जो है ये यही होता है इसका फेज। और साइन फंक्शन में अगर कहें तो चूंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट ये होता है, तो अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मान ले ऑब्जेक्ट यहां पर है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये इसका प्रोजेक्शन होगा। आप यहां से इसे मिला दें तो इसका प्रोजेक्शन हो गया। तो ये कितना फेज में रहेगा, उसके लिए जो एंगल हम बनाएंगे, एंगल जो देखेंगे, वो एंगल अब इसके साथ बनेगा, क्योंकि साइन फंक्शन में हमारा रेफरेंस पॉइंट ये होता है, जबकि सर्कुलर मोशन में देखें तो रेफरेंस पॉइंट ये होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा इसका फेज। सो यहां पर ये फेज फाई। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर कोसाइन वाले ग्राफ में या कोसाइन वाले फिगर में मान ले कि ऑब्जेक्ट यहां पर है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो इसका फेज कितना होगा, रेफरेंस पॉइंट तो ये होगा। यहां से देखना शुरू करें, ये किसका प्रोजेक्शन है, सर्कुलर मोशन में यहां का प्रोजेक्शन है। तो ये कितना एंगल बनाएगा, एक बार प्रोजेक्शन को भी देख लेते हैं। तो ये इसका प्रोजेक्शन है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, सो एंगल कितना बनाएगा, तो सेंटर से जोड़ दे इस पॉइंट को। तो ये अब कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस पॉइंट के साथ, ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल कुछ इतना है, इतना। हमेशा एंगल हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे नेगेटिव पॉजिटिव वाला झंझट आ जाएगा। हमेशा फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है, किसी भी तरह का रोटेशनल फेनोमेना हो। तो यहां पर ये हो जाएगा इसका फेज। चलिए इसे फाई 1 नाम दे देते हैं। अब इस फिगर में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान ले कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहां पर है, अभी ये ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहां पर है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ध्यान दे, अगर इस डायरेक्शन में मूव करता तो हम कहां पर रखते सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को, हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते। लेकिन क्या कहा गया कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को यहां होना पड़ेगा, तब जाके देखिए ये जो आगे ऐसे रोटेट करेगा तो ये उसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये कितना फेज में है, अभी ये ऑब्जेक्ट जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये कितना फेज में होगा, सवाल ये है। तो हमने देखा कि इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन है यहां पर, तो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा सर्कुलर मोशन में। तो एंगल हमें किसके साथ बनाना होगा, इस रेफरेंस पॉइंट के साथ, या फिर कहें ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसके साथ कितना एंगल बनेगा। तो उसके लिए यहां से इसे जोड़ दे, हमने जोड़ दिया। ये कितना एंगल सबटेंड किया है इनिशियल रेफरेंस पॉइंट से, एक बार यहां से देख ले, ये घूमते हुए यहां तक पहुंचा है। तो एंगल कितना सबटेंड किया इसने, एंगल जो सबटेंड किया है वो एंगल अब इतना बना। सो इसे हमने नाम दे दिया फाई 1। चलिए कुछ और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान ले इस कोसाइन वाले फिगर में ऑब्जेक्ट जो है अभी इस जगह पे है और ये मूव कर रहा इस डायरेक्शन में, तो ये किसका प्रोजेक्शन होगा। तो यहां पर ध्यान दे, ये इस जगह का प्रोजेक्शन नहीं होगा। अगर होता तो देखिए इसका एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता। चूंकि ऑब्जेक्ट बाएं से दाहिनी ओर मूव कर रहा है, तो हम यहां कहेंगे कि ये किसका प्रोजेक्शन होगा, ये इस जगह का प्रोजेक्शन होगा। यहां से आप ऐसे मिला ले, आप यहां से मिला ले, और आप अगर देखें तो आप पाएंगे चूंकि ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो आगे इसका मोशन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसका फेज कितना होगा, फिर से देखें, रेफरेंस पॉइंट ये था हमारा, कोसाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं इसीलिए। अब यहां से आप देखें ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर है ये, सेंटर से देखिए आप नापते रहे, यहां से एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना होगा। तो ये हो गया एंगल सबटेंडेड। तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये एंगल कुछ इतना होगा। यहां पर चलिए एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। मान ले कि ये 300 डिग्री का एंगल है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो फेज है इसका, ये फेज अभी ये 300 डिग्री का है, 300 डिग्री। वैसे मैथमेटिकली जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो रेडियंस में पुट करते हैं, डिग्री में नहीं, लेकिन विजुअलाइज करना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है क्योंकि हम इसके साथ ज्यादा यूज टू होते हैं इस डिग्री के साथ, तो इसीलिए मैं यहां पर डिग्री कह रहा हूं।
अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसे अगर हमें इक्वेशन में पुट करना होगा तो डेफिनेटली हम वहां पर रेडियन वैल्यू ही इंसर्ट करेंगे। इसे देखने का और एक नजरिया होता है। ये क्या है? ये फेज है। हम कह सकते हैं इसका फेज 300 डिग्री का है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसका फेज जो है यहां से मेजर करें, ये एंगल कितना होना चाहिए? टोटल 360 डिग्री होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री का है। रुकिए, खत्म नहीं हुआ अभी। मेजर हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? हमेशा रेफरेंस लाइन से हम मेजर करेंगे। तो हम इसे अगर मेजर करेंगे, ये जो लाइन है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, तो फिर हमारा मेजरमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा? हमारा मेजरमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव कंसीडर करना होगा। है ये 60 डिग्री का, लेकिन यहां पर फेज को हम कहेंगे 60 नहीं है, ये -60 डिग्री है। सो ये भी इसका फेज हो गया। सो आप फेज को कुछ भी कह सकते हैं, 300 डिग्री भी कह सकते हैं, -60 डिग्री भी कह सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ये होता है एम्पलीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ही देखते हैं तो आप देखें, चाहे आप 300 डिग्री यूज करें या 60 डिग्री यूज करें, बात बराबर होगा। मान लेते हैं अभी ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा, तो उसके लिए ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा? आप 300 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, आप -60 भी पुट कर सकते हैं, दोनों बात बराबर है। कोसाइन ऑफ 300 डिग्री, मैं यहां पर 300 डिग्री लिख रहा हूं बेहतर इमेजिनेशन के लिए, बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए, जो कि बराबर होगा कोसाइन ऑफ -60 डिग्री के। आप अगर ट्रिगोनोमेट्री के साथ थोड़ा भी यूज टू है तो आपको पता है ये दोनों बराबर है, इन दोनों का वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, चाहे आप 300 डिग्री का है या फिर -60 डिग्री का है फेज, इस पॉइंट का फेज दोनों ही सही है। वही इस फिगर में एक बार देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मान ले यहां पर है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन ये इसका प्रोजेक्शन हुआ। साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था? हमारा रेफरेंस पॉइंट ये था, सर्कुलर मोशन में रेफरेंस पॉइंट ये है। तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा? तो यहां पर तो सबसे पहले ये लाइन खींच दे। अब यहां पर ये कितना एंगल सबटेंड करेगा देख लेते हैं। ये कुछ इतना एंगल सबटेंड करेगा, ऐसे घूमते हुए ऐसे इतना एंगल सबटेंड करेगा। तो यहां पर फिर से एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये जो एंगल है ये मान लेते हैं 330 डिग्री का है। तो इसका फेज कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का? इसका फेज जो होगा, मुझे ये कहना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो अभी इसका फेज कितना है? तो अभी इसका फेज जो है 330 डिग्री का होगा। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे इधर, तो ये 30 डिग्री का बनेगा। तो इसका फेज जो होगा, इसका फेज आप कह सकते हैं कि इसका फेज 330 डिग्री का भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम लोकेशन एंड सेम वेलोसिटी, इसका जो फेज है ये -30 डिग्री भी होगा। फेज का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है एज फेज डिफरेंस। हम फेज डिफरेंस यूज करते हैं जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक साथ रहे, तो कब करते हैं ये तो आगे की वीडियोस की बात है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं करूंगा उस पर, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूं कि फेज हम वहां पर काफी ज्यादा यूज करते हैं। और एक जगह पे हम फेज यूज करते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो होता है जब मान ले हम कोसाइन फंक्शन तो यूज करने वाले हैं, लेकिन जैसे कि हमने बात किया कोसाइन फंक्शन यूज करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट जब रहता है तब हम कहते हैं टाइम इज इक्वल टू 0। लेकिन मान ले आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और आपने देखा शुरू में ही ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहां पर टाइम 0 है, क्योंकि आप अभी ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है फेज का। यहां पर आप सिंपली ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्यों नहीं यूज कर सकते हैं हम। तो मैं सिर्फ कोसाइन फंक्शन को ही यूज करूंगा और ज्यादा मैं साइन फंक्शन पे नहीं जाऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। तो यहां पर मान लेते हैं कि हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया और ऑब्जेक्ट हमें दिखा यहां पर और टाइम यहां पर 0 है, टाइम इज इक्वल टू 0।
तो अगर हम यहां से देखते ऑब्जेक्ट, अगर यहां से शुरुआत करते, टाइम को यहां 0 सेट करते, तब जाके हम आसानी से कोसाइन फंक्शन यूज करते और हम कहते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट x ये बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ये होगा मीन पोजीशन से, ये बराबर होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इनटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। ये हम कहते हैं कब, जब हम ऑब्जर्व यहां से करना शुरू करते, दैट मीन टाइम इज इक्वल टू 0 यहां पर होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमने बीच में एक आर्बिट्ररी पोजीशन में देखा कि टाइम जो है ये 0 सेट किया हमने, और इसका मोशन को अब आगे हम ऑब्जर्व करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। तो अब क्या आप सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब टाइम यहां पर 0 था, हमने जब यहां पर 0 सेट किया था, तो हमें क्या मिलता, टाइम यहां पर 0 तो ओमेगा टी वहां पर 0, सो कोसाइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये तो 1 बन गया। लेकिन वही टाइम अगर यहां 0 होगा, हमने यहां पर 0 सेट किया है, तो अब देखिए क्या होगा, आपके घड़ी में टाइम 0 है, आप पता करना चाहते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपको क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, क्योंकि ओमेगा टी तो 0 होगा, टी तो 0 है, और ये x बराबर हो जाएगा a के, पर ये तो है नहीं ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा फिर। तो यहां पर आपको करना यह होगा कि आपको इस ऑब्जेक्ट का फेज पता करना होगा, ये किस फेज में है, तब जाके आगे आप यहां पर इक्वेशन बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का फेज हमने पता लगा लिया, ऑब्जेक्ट इसका प्रोजेक्शन है, सो यहां से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट इसका प्रोजेक्शन है। फेज कितना होगा इसका, फिर यहां से आप देख ले, फेज जो होगा इसका फेज, हम कोसाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इसका फेज ये होगा। चलिए फेज मान लेते हैं कि फाई है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हमें मान ले ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पता करना है। तो हमने देखा आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, यहां तो t इज इक्वल टू 0 था, हमने कुछ ऐसा ही सेट किया था, और t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू t। इस समय हमें दिखा ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना होगा। तो इसके लिए देखें क्या होगा, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट कुछ यहां पर रहेगा, प्रोजेक्ट कर देते हैं, सो यहां से कर दिया हमने प्रोजेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कौन है यहां पर, आप देखें डिस्प्लेसमेंट ये है। आप अगर यहां से ज्वाइन कर देते हैं इसे, तो आप ये पाएंगे चूंकि t समय में ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करते हुए यहां से यहां पहुंचा, यहां से नहीं, यहां से यहां पहुंचा, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल मान ले थीटा, ये थीटा हो गया। फिर यहां पर हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और आपको क्या पता करना है, यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसके लिए हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल में देखिए ये तो एम्पलीट्यूड है, जो हाइपोटेन्यूज होगा वही एम्पलीट्यूड है। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने बात किया था एम्पलीट्यूड क्यों है, क्योंकि अगर आप इसी को जो कि इसका रेडियस होगा ऐसे घुमाते हुए यहां तक लाएंगे तो देखेंगे सेम लेंथ, ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सो ये जो रेडियस है ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो यहां पर इस ट्राइंगल से, इस राइट ट्राइंगल से हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ एंगल, देखें कितना एंगल होगा ये वाला, यहां से लेके यहां तक फाई, और फिर आगे थीटा, सो फाई प्लस थीटा। फिर से देख लेते हैं, यहां से यहां फाई और आगे यहां से यहां थीटा, सो फाई प्लस थीटा। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एन एंगल। एक राइट ट्राइंगल में वो क्या करेंगे हम, उसके लिए बेस जो कि होगा एडजेसेंट, दूसरे शब्दों में एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट यहां पर x है, हाइपोटेन्यूज a है। तो यहां से आगे बढ़ते हुए हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई। आप यहां से आगे बढ़ते हुए ये कहेंगे कि ये बराबर होगा a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के जगह ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर फाई क्या था, फाई यहां पर इसका फेज था। जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया ऑब्जेक्ट को, जब टाइम इज इक्वल टू 0, उस समय ऑब्जेक्ट का जो फेज था उस फेज को हमें यहां पर इंसर्ट करना होगा।
सो अब इक्वेशन ऐसा नहीं बनेगा बल्कि इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो फेज का कॉन्सेप्ट देखिए यहां पर आ गया। ये ऑब्जेक्ट का फेज था। कौन सा फेज? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। इनिशियल फेज से कहने का मतलब यह है कि यहां पर टाइम 0 था। तो छोटा सा सवाल आपसे यह है कि मान लिया ऑब्जेक्ट इनिशियली हमने देखा यहां पर है और ये ऑब्जेक्ट अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो यहां पर देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन होगा वो, तो फिर आप देखिए एंगल कितना बनेगा। एंगल जो बन रहा है, एक बार ये भी देखना होगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ऐसे आप देखिए जो फेज होगा, इसका फेज कुछ इतना होगा, तो इस फेज को आप कहेंगे ये फेज जो है इनिशियल फेज इतना है। चलिए इसे नाम दे देते हैं phi1। आप कह सकते हैं इस इक्वेशन को यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट x, यहां डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, तीनों के लिए वैलिड होगा। तो मैं सिर्फ x लेके चल रहा हूं। सो ये बराबर होगा a, दैट मीन एम्पलीट्यूड, इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi1। लेकिन आप तो ये भी कह सकते हैं कि इसका इनिशियल फेज जो है ये इतना है। चलिए मान लेते हैं ये phi3 है, phi2 है। तो जब हम इसे यूज करेंगे, इसका जब एग्जैक्ट वैल्यू हम लिखेंगे वो नेगेटिव कंसीडर्ड होगा। एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया phi2 जो है ये 60 डिग्री का है, लेकिन सिर्फ 60 तो नहीं करेंगे, चूंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इसे नेगेटिव 60 कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप यहां से देखते हैं ये आपको 300 डिग्री दिखेगा, 300 डिग्री। तो आप यहां पर phi1 की जगह 300 डिग्री पुट कर सकते हैं। वैसे हम पुट करेंगे रेडियन में, तो बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ये कहा। या फिर आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू a इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। बात तो बराबर है। आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में ये देखेंगे कि अगर इस डायरेक्शन में हो तो यहां पर हमें नेगेटिव फाई लिखना चाहिए, और इस डायरेक्शन में अगर हो तो फिर हमें पॉजिटिव फाई लिखना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नहीं, देखिए टेक्निकली कहें तो वो सारे टेक्स्ट बुक आपसे ये कहना चाहता है कि phi2 जो है इसका वैल्यू, इस केस से अगर कंपेयर करें तो इस केस में phi2 का वैल्यू वो बताना चाहते हैं आपको कि वो 60 डिग्री का है, इसीलिए आप नेगेटिव phi2 लिखें। लेकिन phi2 अगर थोड़ा इन डेप्थ सोचेंगे आप, phi2 क्या है? phi2 इज अ वेरिएबल। आगे चल के बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इस तरह की स्थिति में। आप आगे बहुत सारे स्पेशली ऑप्टिक्स में जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि साइन हम कब पुट करेंगे, कब पुट नहीं करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट और यही सोच के कारण वो कंफ्यूजन आता है। सो ये क्या है? ये एक वेरिएबल है phi2, जिसका वैल्यू 60 नहीं है, जिसका वैल्यू नेगेटिव 60 डिग्री है, क्योंकि हम phi2 को मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। phi2 is not 60 डिग्री, phi2 is negative 60 डिग्री। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब हम नेगेटिव साइन डालेंगे। और ये 60 डिग्री इसका फेज नहीं है, phi2 इसका फेज है और वो नेगेटिव 60 डिग्री है। तो ऑलवेज इस तरह की स्थिति में डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज। और अगर कोई आपसे कहता है कि यहां पर नेगेटिव phi2 होगा तो phi2 इसका फेज नहीं है, इसका फेज नेगेटिव 60 डिग्री है, तो यू हैव टू राइट प्लस phi2, जबकि phi2 इटसेल्फ इज नेगेटिव 60 डिग्री। तो आई होप कि मैंने आपको कंफ्यूज्ड नहीं किया है। ये जो सिचुएशन है कुछ ऐसा नहीं है कि मान ले कि आप देख रहे हैं आपका दोस्त दौड़ रहा है, दौड़ते हुए आपसे दूर जा रहा है। इनिशियली आप यहां पर हैं, आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि आपका दोस्त जो है इनिशियली आप मेजर करना शुरू कर रहे हैं, इनिशियली वो यहां पर है। तो यहां पर टाइम इज इक्वल टू 0। आपके और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 5 मीटर का है। कहा गया कि आपका दोस्त किस स्पीड से दौड़ रहा है, आपका दोस्त का जो वेलोसिटी है वो मान ले कि 8 मीटर पर सेकंड है।
कहा गया 10 सेकंड बाद आपका दोस्त आपसे कितना दूर होगा, तो 10 सेकंड में ये कितना दूर दौड़ के चला जाएगा, ये दौड़ते हुए ये पहुंच जाएगा यहां पर, ये जो पहुंचेगा 10 सेकंड में, सो यहां पर टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो यहां पर जो पहुंचा ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये यहां पर तो 80 मीटर का होगा। लेकिन आपसे ये कितना दूर है, अगर आपके साथ खड़ा होके ये दौड़ना शुरू करता यहां से, तो फिर आराम से आप कहते हैं कि ये आपसे कितना दूर है, सो ये जो डिस्टेंस होगा d आपसे कितना होगा, तब जब यहां से ये दौड़ना शुरू करता तब आप कहते हैं ये होता vt। लेकिन अब आप क्या कहेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा आपसे ये बराबर होगा vt प्लस समथिंग। वो समथिंग क्या है, ये जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था आपसे वही यहां जुड़ जाएगा, सो प्लस समथिंग दैट इज मान ले d नॉट। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है, ये जो इनिशियली उस रेफरेंस पॉइंट में नहीं है जहां से कि मेजर करने से ये वाला इक्वेशन बनता, चूंकि वहां पर वो नहीं है इसीलिए जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चूंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा यहां पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चूंकि इनिशियली इतना है तो हमें इसे इंसर्ट करना पड़ रहा है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यहां पर हमें इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इंसर्ट करना पड़ता।